बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और ये कि मस्जिदें अल्लाह ही की हैं तो अल्लाह के साथ किसी की बंदगी ना करो। और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसकी बंदगी करने खड़ा हो तो करीब था कि वो जिन इस पर ठट के ठट हो जाएं। तुम फरमाओ मैं तो अपने रब ही की बंदगी करता हूँ और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराता। तुम फरमाओ मैं तुम्हारे किसी बुरे भले का मालिक नहीं। सूरह अल जिन की आयत 18 से 21 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और उसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज बुध है 8 रजब अल मुरज्जब 1433 हिजरी 30 मई सन 2012 है। और नाज़रीन सबसे पहले शामिल करते हैं आज की लीड स्टोरी। और आज की लीड स्टोरी बलूचिस्तान के हालात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास नाराज बलोचों को मनाने, लापता अफराद की बाजियाबी यकीनी बनाने का फैसला। 6 रुकनी कमेटी कायम, बलूचिस्तान का सियासी हल जरूरी है। आर्मी चीफ कमेटी में वफाक और सूबाई हुकूमत के 3 नुमाइंदे होंगे। हफ्तावार रिपोर्ट देगी। FC वज़ीर आला के मातहत काम करेगी। मुज़ाकरात वफाक के पाकिस्तान पर यकीन रखने वालों से होंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ कानून साजी की जाएगी। इजलास में फैसले। बलूचिस्तान में ऑपरेशन नहीं हो रहा, आर्मी चीफ का ये कहना है। अब मार्शल लॉ लगेगा, न एमरजेंसी। ईरान से गवादर, पंजगूर और तुर्बत के रास्ते, 2 तरफा तिजारत और कोयटा को मॉडल सिटी बनाया जाएगा। कायरा की प्रेस ब्रीफिंग है। और दूसरी खबर नाज़रीन जो हम शामिल करना चाह रहे हैं वो आज की सुपर लीड स्टोरी है और पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल खबर है कि सदर से चीनी वज़ीर ख़ारजा लीगी MNA सरदार मुश्ताक की मुलाकातें। पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा हुआ तो साथ खड़े होंगे चीन की जानिब से यह बयान आया है। पाकिस्तान की चीन में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की सरगर्मियों की मजम्मत। गवादर पोर्ट समेत अहम स्ट्रेटेजिक मनसूबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। हिना योंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एक और ख़बर भी हम शामिल कर लेते हैं और वो पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत के हवाले से है। पाकिस्तान ने एक और अहम तजुर्बा किया है और वो है कि पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब। एटमी मिसाइल हतफ 9 का कामयाब तजुर्बा। नसर अमन का हथियार है, खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। खालिद कुदवाई सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर मुबारकबाद पेश की है। फिर शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि इस्लामी ममालिक तिजारती इक़्तिसादी ताउन बढ़ाएं और आलमी मंडी के क़याम की इब्तिदा करें। शहबाज शरीफ। और नाज़रीन तमाम खबरों पर तबसरे के लिए हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहिबा स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत खुशामदीद। कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहली खबर जो मैंने शामिल की आज लीड स्टोरी, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ कि नाराज़ बलोचों को मनाने और लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। और ये उस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म के बाद हुआ है जो लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए और फिर शदीद गम गुस्से का भी इजहार किया था। आप समझती हैं कि ये एक अच्छा कदम है और बलूचिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए इससे काफ़ी पेशरफ्त होगी? जी देखें, हम तो इकदाम कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान से उनको एक पैकेज डील दिया था जिसकी आपने देखा है जिसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो हालात बिगड़ते गए। यानी कि ये कहना चाहिए जो हम कदम बढ़ाते हैं बलूचिस्तान की तरफ, उनकी प्रॉब्लम्स के सलूशन की तरफ, वो एक अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये है वो इफेक्टिव नहीं, अब तक के जो हमने किया वो इफेक्टिव नहीं रहा है। बात तो ये अब ये जो लेटेस्ट जो मूव है कि ख़ास करके बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मिसिंग पर्सनस वाले जो केस है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठाया हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है कि देयर शुड बी द रूल ऑफ लॉ इन बलूचिस्तान। लेकिन देखें जी हम इसकी टेक्निकलिटीज़ पे बात कर सकते हैं क्योंकि फ़ौज कहती है कि जी हमारा इधर कोई मुदाखलत नहीं है सरकारी तौर पे। वो कहती है जी फ्रंटियर को यहाँ वो इक़्तिदार दी गई हैं कि दे शुड डील विद द सिचुएशन बिकॉज बलूचिस्तान में आम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। पहली तो बात हमें ये समझनी चाहिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान इज़ डीलिंग विद एन इंसरेक्शन
विद एन इंसर्जेंसी। तो ये और ऑर्डिनरी क्रिमिनल एक्टिविटी में बहुत फर्क है, और इसलिए यहाँ फ्रंटियर कोर हरकत में आई हुई है इंसर्जेंसी की वजह से, नॉट लॉ। आर्मी चीफ ने तो फरमाया कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ऑपरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर वो टेक्निकलिटी वाली बात आ गई ना कि ये ऐसे बहुत से तबसरे हुए हैं कि जो फ्रंटियर कोर के जो हेड है वो मेजर जनरल होते हैं, तो वो उनके जो इनडायरेक्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वो जाहिर है एक अपने ओहदे की वजह से फौज के साथ है, और दूसरी बात ये जैसे मैंने कहा यू आर डीलिंग विद इंसरेक्शन, और सिर्फ आप लोकल इंसरेक्शन के साथ डील नहीं करते इंसर्जेंसी। यहाँ आपको पता है रॉ भी मुलव्वस है, आपको पता है यहाँ मुसाद भी मुलव्वस है, आपको पता है यहाँ CIA भी मुलव्वस है, और यहाँ ब्रिटिश एजेंट्स भी बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है आप एक इंसर्जेंसी के साथ डील कर रहे हैं हु आर बैक्ड बाय पाकिस्तान्स एनिमीज। प्लीज इस चीज को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए। हम निकल जाते हैं ह्यूमन राइट्स केस की तरफ, मिसिंग पर्सन ह्यूमन राइट्स केस की तरफ, जरूर उसमें उसका एक हिस्सा है। हमने अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को बलूचिस्तान में सही करना है, क्योंकि उनको जो एलियनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन साथ साथ अब ये जी देखें, ये बहुत एक ज़रूरी बात है। आप एक तरफ से कहते हैं कि हमने ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं इसको ख़त्म करने हैं, और हाँ ख़त्म करने हैं, और उस हद तक कि ये अच्छा एक कदम उठाया हुआ है। लेकिन प्लीज़ जब मैं आपको कहती हूँ कि ये एक इंसरेक्शन है टू सेपरेट बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, आपको पता है वो हाल में ही जो कि वो करारदाद उन्होंने कांग्रेस में पेश की थी फॉर पाकिस्तान की इमदाद की कटौती के हवाले से भी, लेकिन बलूचिस्तान वो जो डेना रोहरबाकर ने जो किया था कि जी पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस ये हैं, एंड इवेंचुअली आस्किंग फॉर द सेसेशन ऑफ बलूचिस्तान। देखें ये साफ एक इंडिकेशन है कि यहाँ किस हद तक के मुदाखलत है। अब एक हाथ पे आप ह्यूमन राइट्स की तो बात आप कर रहे हैं, वेल एंड गुड, we have to work on that also, लेकिन ये कोई को कह रहा कि what are you doing कि जो वाकई जो बलूचिस्तान का एक प्रॉब्लम है, जो इंसरेक्शन है, फॉरेन बैक्ड इंसरेक्शन जो है, जो पाकिस्तान को तोड़ने पे और डिस्टेबलाइज करने पे तुला हुआ है, अब उसके लिए उसके लिए रेमेडी क्या है? उसमें एक फार्मूला तय किया गया ना कि वफाक पाकिस्तान पर यकीन रखने वाले नाराज बलोचों से ही बातचीत होगी, उनसे नहीं होगी जो कि भारत के अलायकार बन चुके हैं। एग्जैक्टली, ये अगर आपको याद हो 2-3 महीने पहले भी जब आपने यही गुफ्तगू की मेरे साथ, तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए ये तीन प्रॉन्ग्ड अटैक होना चाहिए। एक तो वो जो बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस कर गए हैं, जो कि कहते हैं कि हम किसी सूरत में पाकिस्तान में गुफ्तगू नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो आज़ाद बलूचिस्तान चाहते हैं। उनसे तो मेरे ख्याल में कतन बात करनी नहीं चाहिए जब तक वो अपनी पोजीशन से ना हिले। बराम दाग और मरी जो है हयार ब्यार मरी वगैरह, जो कि अफगानिस्तान में भी बैठ के उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक्स किए, बाहर बैठ के भी अटैक कर रहे हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया हम किसी बात पर आने के लिए तैयार नहीं है। अब उनको तो आप बात के लिए रखें, या वो अपने स्टांस को, अपने मौकफ को बदले, या तो आप उनको एक तरफ करें। दूसरा प्रॉन्ग ये है वो लोग जो माउंटेन्स वगैरह में जो बैठे हुए हैं, जो कि लड़ रहे भी हैं, अपने हकों के लिए लड़ने हैं, नहीं इनसे हट के भी कुछ लोग हैं जो कि, लेकिन वो पाकिस्तान में तो बैठे हैं ना, जिसके भी लोग हैं उनके साथ आप लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जरूर आप खोलें, उनको आप यकीन दहानी कराएं। और तीसरा जो प्रॉन्ग है वो ये है जो बलूचिस्तान की जो अवाम है जो एलियनेटेड है, क्योंकि उन सहूलतों से आप उनको महरूम रखा है, उनको आप ये हर किस्म की आप तसल्ली दे ऑन द ग्राउंड। ये नहीं ज़बानी कलामी की आप उठ के तकरीर कर देते हैं, ऑन द ग्राउंड गिव देम प्रूफ कि जी हम बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, हम बलोच हैं, बलोच हम हैं, और इस तरीके से आप उनको कायल करने की कोशिश करें। अब बात ये है, मैं दोबारा एक बात दोहराना चाहती हूँ, प्लीज रियलाइज करें वी आर डीलिंग विद अ फॉरेन बैक्ड इंसर्जेंसी, ठीक है? अब उसके लिए हम क्या करें? वो लोग जो कि यहाँ सारा कुछ बिगाड़ कर रहे हैं, यानी कि इंडिया, यानी कि इजराइल, यानी कि अमेरिका, यानी कि बरतानिया, उनके तो आप जाके पैर चूमते हैं, उनके तो आप गुलाम हैं, उनको तो आप गले लगा रहे हैं, उनको आप मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अमेरिका के लिए आपने पूरा अपना मुल्क खोल कर आप बैठ गए हैं, और बाकी वेस्टर्न पावर्स के लिए। तो मैं ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, और गुज़श्ता दिनों जो भारत के साथ सेक्रेटरी दाखिला सतह के मुज़ाकरात भी हुए हैं, उनमें सबूत भी दिए गए, लेकिन इंडिया ने इनकार कर दिया। अब जी यही मैं बात कर रही हूँ। फिर आप देखें, आप इस बात पे तो सीरियस होना कि आप बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के साथ कैसे आप डील करेंगे। अच्छा, आप फ्रंटियर देखिए जी, फ्रंटियर को जो है उनको किसी के साथ जाती दुश्मनी तो नहीं है ना, ठीक है? अगर उनके मेथडोलॉजी जो है वो ज़रा रूल ऑफ लॉ से हटके है, चले उस चीज़ को हम सही हमें करना चाहिए, लेकिन ये तो मानना चाहिए ना, अगर आप उनको हर चीज़ से रोक देते हैं,
ठीक है जी, आप सिर्फ ह्यूमन राइट्स को आप देखते हैं, तो व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द नेशन, व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ दिस नेशन? इस तरफ तो आप बिल्कुल आप डील नहीं कर रहे। वो लोग जहां बलूचिस्तान में जो कि आप इस वक्त आपको तकलीफ दे रही है, उनके साथ आप मुज़ाकरत करते हैं, आप उनको प्रूफ देते हैं, आगे वो आपको डिसमिस कर देते हैं, थूकते हैं आपके ऊपर, आप इसके कुछ करने के काबिल नहीं है। तो इस तरीके से तो बलूचिस्तान को सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर तो आप बचा नहीं सकते। यू हैव टू डील विद द इंसरेक्शन, और उसके लिए वो जो अनासर जो कि वहां गैर पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी और सलामती के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको भी आपने बड़े मजबूती से रोकथाम करना है, और उन मुल्क को भी आपने नोटिस देना है। डॉक्टर साहब, कुछ और अहम खबरें भी शामिल कर लेते हैं, फिर इन पर भी तरतीबवार गुफ्तगू करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक बयान शामिल करेंगे। हुकूमत मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने में नाकाम, इक्तसादी सर्वे, ज्यादा नोट छापने से महंगाई बढ़ी, हुकूमती कर्जे 4 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गए, इतना बाइख्तियार नहीं जो हुकूमती चेक वापस कर दूं, अगले बरस ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब डॉलर रह जाएंगे। यासीन अनवर साहब का ये बयान है। फिर कुछ और मजीद खबरें भी है नाज़रीन। पाकिस्तान में जो बढ़ता हुआ एनर्जी क्राइसिस है, इसका भी जिक्र करना जरूरी है कि लोड शेडिंग बढ़ गई। फैसलाबाद में ग्रिड स्टेशन पर हमला, कोटली में तसादुम, कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। अप्रैल के लिए बिजली ₹1.97 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट हो गया, 22 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर में भी एहतजाज, कोटली में मुजाहिरीन पर पुलिस ने शेलिंग और हवाई फायरिंग कर दी। और नेटो सप्लाई के हवाले से जो बात की जाती है, उसमें खबर है कि अमेरिका सड़कें बना दे हमारी, फी ट्रक $500 लेंगे, पाकिस्तान ने पेशकश की है। और अमेरिका ने भारी जंगी सामान ना ले जाने की शर्त पाकिस्तान की मान ली है। फिर पाकिस्तान भारत से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर भी मुत्तफिक हो गया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुलाई में होगा। भारत से कराची में डीजल और वाघा के रास्ते फर्नेस ऑयल खरीदना चाहते हैं। ये तमाम खबरें भी हैं, तरतीबवार हम जायजा लेंगे। लेकिन लीड स्टोरी के बाद सुपर लीड स्टोरी जो मैंने डिस्कस की थी डॉक्टर साहबा, वो चीन का ये बयान है कि पाकिस्तान की सलामती को खतरा हुआ तो साथ खड़े होंगे। एक बार फिर चीन ने इरादा किया है अपने उसी मोहब्बत का और अपनी उसी वफा का पाकिस्तान के साथ। जी, ये बहुत ये एक मैं समझती हूँ अहम एक ये विज़िट है जो कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए हैं। इसलिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात सारी कौम खूब जानती है कि हम किस मोड़ पे खड़े हैं। जो हमारे सुकोल जो फ्रेंड्स हैं वो देखिए माँ सिवा पाकिस्तान में प्रेशर डालेंगे और कोई चारा नहीं पाकिस्तान को नज़र आ रहा कि इस प्रेशर के तले हम लोग क्या करें, माँ सिवा के घुटने टेक दें। अब आपको पता है हाल में प्रेसिडेंट ज़रदारी गए थे शिकागो, और वहाँ आपको पता है उसका अंजाम क्या हुआ, माँ सिवा अपनी बेइज्जती कराने और वापस आने में और कुछ उससे नहीं हुआ। तो इस वक्त चीन का यहाँ आना इस मौके पे बहुत एक अहम बात है कि अगर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड या नेटो एलाइज जो भी कुछ है हमें इस तरीके से ट्रीट कर रही है, तो हमारा एक जो ट्राइड एंड ट्रू जो फ्रेंड है वो चीन है। एक तो ये सॉलिडारिटी का उन्होंने ये मुजाहरा किया है, बहुत चीन और इससे पहले तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान तशरीफ लाए, और फिर ईरान के सदर का बयान भी पाकिस्तान की हिमायत में है। तो ये इस बहुत मुश्किल पाकिस्तान के वक्त में जहाँ के पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा है, तो चीन का आना, ये टर्की का भी आना और ईरान का भी बयान, ये बहुत अहम ये बातें हैं। और ख़ास करके कि चीन के जो है वो खुद उठ के आए हैं। पहली तो बात ये है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए ये बयान दिया है। डॉक्टर साहब, ये दिफाई लिहाज से तो इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन जिस क्राइसिस से पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर गुजर रहा है, खारजा पॉलिसी के लिहाज से चीन हमारे साथ खड़ा रहता है। आप बताइएगा कि एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए हम किस तरह से चीन की सपोर्ट हासिल कर सकते हैं और चीन के मॉडल को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं? देखें जी, चाइना तो ऑलरेडी आपको ये चश्मा प्लांट में न्यूक्लियर पावर जो है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, ये आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है। चश्मा 1 और 2 पर किया है और अब ये तीसरा भी ऑनलाइन आने वाला है। तो चीन तो आपके साथ एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेट कर रहा है। किशन गंगा जो कि है नीलम जेलम जो प्रोजेक्ट आप कहते हैं, उस पर भी उन्होंने काफ़ी आपको पैसे दिए हैं, उसको कंप्लीशन पे ला रहे हैं। तो चाइना आपको इस तरीके से कोशिश, 2-3 बातें हैं जो एक तो मैं बात करना चाहती हूँ मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान को रीनेगोशिएट करना चाहिए, और ये जो आपका जो थर्ड कोल फील्ड्स है ना किसी तरीके के, ये इन्होंने को चाइना के साथ कोई डील करनी चाहिए, उनको डेवलपमेंट के लिए मौका मिलना चाहिए। क्योंकि देखें 60% ऑफ चाइनीज़ इंडस्ट्री इस वक्त कोल बेस्ड है, तो उनको बहुत ज़्यादा तजर्बा है। तो अब ये हैव द 5th लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, और हम कुछ कर नहीं पा रहे। वो एक दो डॉक्टर समर मुबारकमंद है, पता नहीं खुदा जाने वो वहाँ क्या कर रहा है, मेरे तो समझ से बाहर है। इतने पैसे उसने लगा दिए हैं और वहाँ एक मतलब कि 1 मेगावाट ऑफ गैस अब तक आपने प्रोड्यूस नहीं किया। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमारे पास ना एक टेक्नोलॉजी है ना कैपेबिलिटी है। वी शुड रीनेगोशिएट विद चाइना एंड ट्राई एंड ब्रिंग चाइना इन ऑन द प्रोजेक्ट एनर्जी के बारे में। डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब के बयान भी आते रहे गुज़श्ता, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनकी राह में रोड़े अटका रही है।
है इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर समर साहब तो भरपूर कोशिश नहीं जी, दिस इज नॉनसेंस। समर मुबारकमंद की कैपेसिटी है नहीं, पहली तो बात ये है। सॉरी टू से दैट, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग और लोग तो ले मैंने ना इस पर एतराज कर सकते हैं। इतराज वो बेशक कर रहे हैं जी। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। उनको 3 साल हो गए हैं, 1 मेगावाट ऑफ वहाँ नहीं। उनकी जो देखें, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफियों के साथ बात की है, जो मेथडोलॉजी वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉट वायबल नहीं है। उसे आपको कुछ नहीं मिलना, आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। फिर क्या किया जाए? फ्लेम तो वहाँ पे चल रहा है, वो गैस भी वहाँ से पैदा होना शुरू हो गई है, और थोड़ा सा आप यहाँ फ्लेम जला दें, गवर्नमेंट फंड्स देगी तो बिजली भी पैदा होना शुरू हो जाएगी। शाम साहब, रोडे नहीं अटका रही, वो कह रही है प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है कि 3 साल में समर मुबारकमंद ने 1 मेगावाट बिजली का नीमा पैदा की है। मसला तो यह, और कितनी देर आप ठहरेंगे? उनको दे दो जिनके पास मेथोडोलॉजी है, जो कि चाइना के हवाले कर दिया। मैं समझती हूँ कि चाइना के साथ, मैं कह रही हूँ आप डील करें, उनके साथ बात करें, उनसे तजर्बा लें, उनको उनके हवाले कर दें। दूसरी बात, सॉरी, एक बहुत जरूरी बात है सकते हैं ना, आपने शुरू में जो आपने जो एनर्जी वगैरह की बात की थी, ये इज टाइड अप विद पाकिस्तान इकोनॉमी। आप देखें जितने इंडिकेशंस, जब इंतहाई माजरत, एक ब्रेक के लिए हमें जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क के एनर्जी क्राइसिस पर मजीद गुफ्तगू भी होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। नवाब टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा नाज़रीन नंबर है 0423631269 और ब्रेक में जाने से कबल और ब्रेक के दौरान भी हम एनर्जी क्राइसिस पर एक गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहबा से, और डॉक्टर साहबा इस गुफ्तगू को जारी रखेंगी। और अगर आपकी इजाज़त हो एक कॉलर भी हम शामिल करने इसी गुफ्तगू में। अब्दुल्ला साहब हैं पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। श्याम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइएगा। अच्छा भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो असल मसला ना वो ये है कि 65 साल तारीख में एक भी हुक्मरान ने अवाम के बारे में नहीं सोचा। सबसे बड़ी बात यह है। और इस बात को लेके अब जो सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी ये है कि जो ये हुक्मरान है इस वक्त, जो हमारे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, जो उनकी कैबिनेट है, उनमें एक आदमी भी ऐसा नहीं जो मुल्क के लिए पॉलिसी मेकर हो। सबसे बड़ी नाकामी इनकी ये है। दूसरा ये कि ये सब वो लोग हैं जिन्हें चोर बाजारी के अलावा इनके पिछले रिकॉर्ड देख लें, इसी चक्रों में ये करप्शन में गिरफ्तार हुए हैं और सजाएं काटी हुई हैं। अब ये बताएं, जितना बड़ा चोर है उतने बड़े ओहदे पर लगा। राइट अब्दुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच। जितना बड़ा चोर है उतने बड़े ओहदे पर है, ये आपने कहा है। और एक और कॉलर है शकील साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम सलाम। श्याम साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइएगा। जी श्याम साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे गिलानी साहब जो है, मुल्क में जो बहरान है हर तरह का, 80 लाख के इन्होंने सिर्फ 3 कोर्ट खरीदे। इनको चाहिए कि 80,000 का एक कुआं बनवा के उसमें तेजाब डाल के खुद उसमें जम कर दें, लेकिन ये इक़्तिदार के कुत्ते हैं, ये ऐसा करेंगे नहीं। 80 लाख में कितने खानदानों का पेट भर जाता है, और ये सिर्फ 3 कोर्ट 80 लाख में खरीदने। थैंक यू शकील साहब, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? एक तरफ एनर्जी क्राइसिस, दूसरी तरफ हुक्मरानों की अयाशियाँ हैं, और 4 साल में बिजली का क्राइसिस मजीद बढ़ गया है। एहतिशाम साहब, जो मैं आपके कॉलर्स को हमेशा कहती हूँ, मुझे तो यहाँ बैठ के गुस्सा इस बात पे चढ़ता है कि अपने दिल की भड़ास निकालने में यहाँ एक कॉल करने से इसका तो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है ना? हर कोई बैठ के, हम लोग भी बैठ के ये जिसको उर्दू में आपने एक इंग्लिश का वर्ड सबस्यूम कर दिया है, टेबल टॉक, ये हर कोई जो होता है टेबल टॉक ही करता है बमै हमारी अवाम की। ये जब ये इतनी बातें करते हैं कि जी हुकूमत ने ये किया, हुकूमत ने वो किया, तो हुकूमत को बनाने वाले कौन हैं? आप जब अपना किरदार एक अदा नहीं करते बहैसियत एक शहरी, फिर आप शिकायत करना शुरू कर जाते हैं, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। इस तरीके से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। पहले तो बात यह है। तो ये जो कॉल्स आती हैं जी, सारा वक्त कोई अपना रोना रोना होता है, तो दैट्स फाइन, लेकिन पहुंचे कि जी आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। अब भी कसूर में एक ज़मीनी इंतखाब हुए हैं, अगर आप उसके आप नताइज देखें, जो कि चोर लोग हैं, जिनको सबको पता है उनका किरदार क्या है, जिनको सबको पता है उनका रिकॉर्ड क्या है, उनको 47,000 वोट आपने डाल दिए, कामयाब दोबारा, और वो दोबारा जीत गया है। तो मुझे बताएं, ये कौम हकदार है, ये अवाम हकदार है कि किसी चीज के ऊपर ये एतराज करे? तो मेरा ये सवाल है। चेहरे वही हैं, लेकिन पार्टियां बदल लेते हैं, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। कभी क्या तब्दीली आएगी मुल्क में? मुल्क में तब्दीली उस वक्त नहीं आएगी जब तक कि ये अवाम अपने जो है जो अपना किरदार वो अदा नहीं करेगी, जब अपनी जिम्मेवारियों को ये नहीं कबूल करेंगे। तो यहाँ देखें, सीधी सी बात है एहतिशाम साहब, आप यहाँ बैठे हुए हैं, एंकर साहब आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप आसानी से मुझे इजाजत देंगे मैं आपको धकेल के आपके जगह में आके बैठ जाऊँ? आप तो ऐश कर रहे हैं। अब आप अच्छे एंकर हैं, बुरे एंकर मैं तो आपको जाती तौर पर नहीं कह रही, यू एज अ सिंबल। लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठ के ऐश
कर रहे हैं, जिस तरह कमाई कर रहे हैं, चलो आप तो ईमानदारी की कमाई कर रहे हैं, जो कि और पता नहीं किस किस्म की कमाइयां कर रहे हैं, क्या आप किसी को मौका देंगे कि वो उधर आए? बहुत ज्यादा कमाई लोग कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैं आपकी जाती बात में कह रही हूं, मैं नहीं कर रही, मैं तो एक कुर्सी की बात कर रही हूँ कि जी देखें, जो बंदा कुर्सी पर बैठा है और उसको पता है मैंने अपने बाद अपने बेटे को देना, अपने भतीजे को देना, अपने भांजे को, सबको मौका देना है कि पाकिस्तान को लूटो। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी सोच तो ये है कि कुर्सी जो है वो कभी किसी की नहीं रहती, ना मेरी रहेगी ना किसी और की रहेगी। कुर्सी जो है वो होती ही आरजी है, आरजी कुर्सी होती है। लेकिन जितनी देर आप बैठे हैं तो यही तो डर है, हर कोई समझता है कि जी अब मेरी बारी आई है, जितना मैं लूट सकता हूँ, क्योंकि कल तो कुर्सी जानी जानी है, 10 साल के बाद 15 जानी है ना। तो अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो आप किसी तरह का गलत काम नहीं करेंगे, और फिर आप कुर्सी चाहे रहे या ना रहे इसकी आपको कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह का खौफ जरूरी है। अली साहब की कॉल आपकी इजाजत से हम शामिल कर लेते हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये कहना है कि यहाँ पे जो हो रहा है, लोग बाबा की मलाक जला रहे हैं, इनके ग्रिड स्टेशन जला रहे हैं। लोगों को चाहिए ये पॉलिसी मेकर जो हैं, ये जो MPA MNA हैं, ये तो आपके इलाके में रहते हैं, इनके घर जलाएं, सारा कुछ सामने आ जाएगा। ये 24 घंटे में अगर ये ना ठीक हुआ तो खुदा की कसम मैं यहाँ पे खुद को गोली मार लूंगा। ये इतने कमीने लोग हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, इनको खुदा गरक करे, इनका बेड़ा ही गरक हो जाए। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये बेनजीर भुट्टो, ये सारे बेईमान लोग हैं। वो समर मुबारक मंद की अभी आप बात कर रहे थे, मैंने एक TV चैनल पे उसका पूरा प्रोग्राम देखा, उसने ब्लू शोला जला के दिखाया। इनको उसको 1 रुपया नहीं दे रहे, वो बनाएगा क्या खाक? आप लोग इधर बैठ के बातें करते, लोगों के हालात जाके देखें सड़कों पे क्या हाल हुआ है। खाने से आवाज़ रोटी से आवाज़, नींद नहीं पूरी होती, बच्चे स्कूल नहीं जाते। बिल्कुल सही है, हम भी, हमारा भी ताल्लुक इसी सोसाइटी से है और हम भी इन तमाम मुश्किलात को फेस करें। थैंक यू वेरी मच अली साहब, आपने लाहौर से कॉल की। जी डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात की कि जी जाके मैं 100% इसको मैं सपोर्ट करती हूँ, जाके अपने MPA MNA के घर जाके जला दें। जितने हल्के में बैठे हैं जाके MPA MNA का घर जला दें, तो फिर शायद यहाँ कोई फिर वो ये इसलिए जी, क्योंकि देखें अब बजाय के मैं यही कह रही हूँ ना कि कल को अगर आप MPA MNA बन गई तो अगर मैं गलत काम करती हूँ, अगर मैं अवाम का ख्याल नहीं रखती हूँ तो मेरा भी घर जला दें, सीधी सी बात है। लेकिन क्या ये मसले का हल है? मसले का देखें जी, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। आपने हर चीज़ ट्राई कर ली है, ठीक है, जब तक अवाम ये अपना किरदार अदा नहीं करेगी। अब MPA अवाम के साथ MPA अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में MPA MNA के साथ क्या उनके ताल्लुकात है? यही होते हैं ना, क्योंकि हमारा सिस्टम निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है। रोज़ाना तो लोग पहुंचे होते हैं MPA MNA के घर, उनके कदमों में बैठे होते हैं कि जी हमारा ये काम करते हैं, हमारा ये काम करते हैं, हमारा ये काम करते हैं। ये जो है MPA MNA वो टाउट्स की तरह अब काम करते हैं, कुछ लोगों से पैसे लेके उनका काम करते हैं, कुछ वैसे कर देते हैं, लेकिन टाउट्स बन के बैठे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, टाउट्स हैं। तो इसलिए एक टाउट होता है, उनको अपनी उसकी खुदगर्जी में, अपनी सोच में, अपने मफाद के लिए वो काम करेगा, अवाम के लिए नहीं करेगा। अवाम को तो अपने कदमों में इसलिए बिठाता है क्योंकि वो समझता है कि अगर मैं इस अवाम को इतना मैं इनको बेबस कर दूं कि उनको मेरे कदमों में मैं बैठूं, तो हाँ मैं कितना खराब हूं, ये मेरे यानी कि दे विल बी इंडेटेड टू मी, ये मेरे मोहताज होंगे, इनको मेरे पास ही आना पड़ेगा। इस तरीके से ये लोग वोट भी लेते हैं, इस तरीके से अपने आप को परपेचुएट भी करते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर इमाम बजाय जाके अपने MPA MNA हलकों में उनके कदमों में जाके बैठे और उनसे काम ले, काम उनका गिरेबान पकड़े, आग लगा दे उनके घरों को, उनका हक बनता है। क्योंकि यहाँ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं, हमारे जो पार्टी हैं, हमारे जो लीडर हैं, ये ना अवाम को समझते हैं, ना चाहते हैं, ना जानते हैं, और ना उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। अवाम को सिंपली और सिंपली इस्तेमाल करना चाहते हैं इलेक्शन के तौर पे, और उनसे वोट हासिल करने के लिए अपने लिए ये करते हैं। 2 कॉलर हैं, काफी देर से हमारे साथ हैं। शाहिद साहब की पहले कॉल शामिल करेंगे, लाहौर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब फरमाइएगा। देखिए, पार्टी क़यादत जो है ना, किसी हर पार्टी जो है पाकिस्तान में सियासी, उसकी क़यादत की जो अप्रोच है उसका जायजा लें, कि उसकी सोच का जायजा लें कि पाकिस्तान के बारे में, मिसाल के तौर पर ये एनर्जी क्राइसिस है तो इसके बारे में पीपल्स पार्टी की क्या सोच है, जो हुक्मरान पार्टी है। कालाबाग डैम का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान में कौन है, किस पार्टी के पैरोकार जो है वो कालाबाग डैम की मुखालफत करते हैं। हम भारत को इल्जाम देते हैं, लेकिन भारत से ज्यादा बड़े दुश्मन
जो है पाकिस्तानी डेमो के, वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। जब तक इनके गिरेबानों पर हाथ नहीं डाले जाएंगे, इनके एमएनए एमपीएस को नहीं पकड़ा जाएगा। हर एमपीए हर एमएनए कसूरवार नहीं है, बल्कि हर वो पार्टी जो पाकिस्तान में अभी वसाइल की दुश्मन है और नहीं बनने देना चाहती, उनके एमपीए उनके एमएनए को पकड़ा जाना चाहिए और उनकी क़यादत पर हाथ डाला जाना चाहिए। उनको घसीट के चौराहों में लाया जाए ताकि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मसला जो है वो हल हो। बहुत शुक्रिया शाह साहब, ठीक बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वक्त की कमी है। एक और कॉल हम शामिल करेंगे, जमशेद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, गुजरांवाला से बोल रहा हूँ जी। जी जमशेद साहब फरमाइएगा। सर एक तो मैं जो मोहतरमा बात फरमा रही थी, मैं इसे एग्री करता हूँ कि अग्रेशन लोगों में यही है जो ये फरमा रही थी कि लोगों यही चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हकीकत, जो कॉलर भी बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, दो जो आपके जो पिछले कॉलर हैं, बात यह है कि पंजाब हुकूमत ने ट्राई की है, चीचू की मलियां नंदीपुर पावर हाउस, मैं गुजरांवाला का रहना हूं, अगर वफाकी हुकूमत जानदारी का मुजाहरा करती तो तकरीबन पंजाब की 75% जो बिजली का क्राइसिस है वो हल हो चुका होता। ठीक है ना। तो ये सिर्फ कि नवाज लीग को लेट डाउन करने के लिए वफाकी हुकूमत ये जो दो मनसूबे नहीं शुरू होने दिए, उसके बाद ये जो है कि कसूरवार वो है जो पार्टियां हुकूमत को सहारा देके बैठी हैं। एएनपी हो गई, कावली की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें कि हम हुकूमत की बेहतरी के लिए आए हैं, हुकूमत की बेहतरी के इकदाम के लिए आए हैं। आप इतने बड़े फोरम पे उनसे ये सवाल करें कि उनके आने के बाद खराबी 100% बढ़ी है या 100% 1% कम हुई है, ये उनसे सवाल करें। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच जमशेद साहब, आपने कॉल की। जी पंजाब के साथ उन्होंने कहा कि ज्यादती हो रही है, वफाक जो है वो ताउन नहीं करी पंजाब हुकूमत के साथ, चीचों की मलिया नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है वो बीच में पड़े हुए हैं। नहीं जी, वो तो उन्होंने पंजाब हुकूमत ये जो पावर प्रोजेक्ट्स है, पंजाब हुकूमत ने कहा था वो प्रोविंशियल लेवल पे खुद उसको सॉल्व करेंगे, इसमें फेडरल उसका कोई उसकी मुदाखलत नहीं है। ये उन्होंने खुद पावर प्रोजेक्ट्स स्टैंड किए हैं और ये प्रोविंशियल हुकूमत का मसला है और उन्होंने उसको पूरा करना है। बात तो ये, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा जिस तरीके मैं तफसील में नहीं जाऊँगी बिकॉज इट्स वेरी डिटेल, लेकिन इशारतन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो एनर्जी क्राइसिस है, सारे क्राइसिस है, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल क्राइसिस है ना। एनर्जी क्राइसिस क्यों है? एनर्जी क्राइसिस इसलिए है क्योंकि और बढ़ती जा रही है। आपको पता है हमारा शॉर्टफॉल अब 6000 मेगावाट्स पे आ गया है फ्रॉम 4000 मेगावाट्स। अब ये हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एनर्जी सेक्टर में जो सर्कुलर डेट का जो 400 बिलियन का सर्कुलर डेट जो है, जो वो डील नहीं कर रहे उसके साथ। अब वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, क्यों नहीं डील कर रहे वो मैं इस पर आना चाहती हूँ ना कि इन्होंने वो नहीं डील किया 400 बिलियन में, इसलिए नहीं डील किया 400 बिलियन सर्कुलर डेट में और लिहाजा एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि पूरा जो इक्तिसादी जो एक टोटल जो पिक्चर है वो देखें बहुत डिप्रेसिंग है। आपके जो इस वक्त जो है आप जितने भी इंडिकेटर्स हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, जो सेक्टर आप ले, हम बजाय के तरक्की करने के हम पीछे हट गए हैं बाई 0.5% और 1%, जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत ज़्यादा बिलियंस में जाता है। एक तो हम इस साल के लिए बहुत बहुत ग्रेव, बहुत ख़तरनाक इंडिकेशंस हैं। तो मसला यह है जब आपके इक्तिसादी हालात इस मोड पे जब आ जाते हैं तो फिर आप किसी भी सेक्टर को, खा वो एनर्जी है खा वो कुछ भी है, उसको साथ डील करने के लिए आपके पास ना फंड्स होते हैं ना आप जनरेट कर रहे हैं। आपका पूरे आवे से आपका ये जो इक्तिसादी माहौल है बिगड़ा हुआ है और डॉलर 93 से ऊपर चला गया। डॉक्टर साहब क्या असरात होंगे बजट से पहले? आपकी देखें आपकी मैन्युफैक्चरिंग जिससे आप अर्न करते हैं वो कितना, वो 0.5 से या क्लोज टू 0.1% से नीचे आया हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब ये है आपके देखें कि कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपके आ रहे हैं, क्योंकि डॉलर क्यों ना बढ़ेगा, इसलिए इस वक्त जो आपकी इंपोर्ट बिल है वो 40 बिलियन डॉलर्स है। पता है आपको, आपकी जो एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हैं 28 बिलियन है, तकरीबन 15 बिलियन का एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है 15 बिलियन का, ये 15 बिलियन का जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, तो फिर ये कहां से आएंगे? जाहिर है आपकी वैल्यू ऑफ द रूपी इज गोइंग टू गो डाउन व्हेन यू हैव एन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। दूसरी बात है आपकी वैल्यू ऑफ द रूपी डाउन हो रही है इस वजह से कि आप जी नोट प्रिंट पे प्रिंट किए जा रहे हैं, प्रिंट पे प्रिंट किए जा रहे हैं। आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो आप बढ़ा रहे नहीं है, वो डाउन हो रही है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप नोटों को छाप रहे हैं, बाहर से भी कुछ इन्फ्लेशन इंपोर्ट होता है। ये सारी बातें हैं, इनकरेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। तो मुझे आप बात बताएं, आप एनर्जी सेक्टर को सही करना चाहते हैं, एनर्जी सेक्टर को सही आप कैसे करेंगे जब पूरा आपका इक्तिसादी माहौल ही बिगड़ा हुआ है? यू कैन नॉट डील विद योर एनर्जी सेक्टर जब आप अपनी इक्तिसादी पॉलिसी के अंदरून तौर पे आप सही नहीं करेंगे। राइट, बिल्कुल सही फरमाया। तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं। बढ़ेंगे आज के नवाब कॉलम की जानिब।
आज का कॉलम डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाजी साहब का कॉलम है, बेनियाजियां के उन्वान से लिखते हैं। आज उन्होंने लिखा है, एटम बम की रोशनी में जुगनुओं की परवाजें। लिखते हैं कि यौम तकबीर को मेरा कॉलम नवाए वक्त में शाया हुआ। मैंने कहा था कि कौमी दिनों की तरह यौम तकबीर की तकरीब भी नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर तमाम सबसे बड़ी होगी और ये एक वलवला अंगेज और बड़ी तकरीब थी। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सदर महफिल मजीद निज़ामी ने खुद नारा तकबीर लगवाया। मुझे यकीन है कि इसकी गूंज सारे पाकिस्तान और सारे भारत में सुनाई दी होगी। मैंने ये भी चाहा था कि इस तकरीब में नवाज शरीफ भारत को ललकारें। उन्होंने ललकारा तो नहीं, मगर ये जरूर कह दिया कि हम भारतीय एटमी धमाकों का जवाब ना देते तो वाजपेयी बस पर बैठकर लाहौर ना आते। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मुशाहिद हुसैन से कहा, कमर बांध ले, भारत के एटमी धमाकों का मुंह तोड़ जवाब देना है। मुशाहिद हुसैन ने मेरे फैसले की तायद की। फिर मुशाहिद हुसैन काफ लीग में क्यों चले गए? वो मरहूम हमीद निजामी के जिगरी यार कर्नल अमजद हुसैन के बेटे हैं और मजीद निजामी को भी अजीज हैं। ये सवाल उनसे ज्यादा नवाज शरीफ की तरफ जाता है। वो कुछ कहें, एटमी धमाकों के हवाले से मुशाहिद हुसैन का जिक्र नवाज शरीफ की कुशादा दिली है। आगे लिखते हैं कि भुट्टो साहब ने तो ये भी कहा था कि हम 1000 साल तक भारत से जंग लड़ेंगे। इसके जीतने में भारत दुश्मनी का नारा भी इस नारे के साथ गूंज रहा था। रोटी कपड़ा और मकान दोनों नारों को नालों में बदल दिया गया। नाले का मतलब बगैर यह है कि हमारे करप्ट हुक्मरान, नाअहल और कौमी गैरत से आली हुक्मरानों ने नारे को नाले में नहीं बल्कि गंदे नाले में बदल दिया। बेचारे अवाम इसमें डुबकियां खा रहे हैं। कॉलम पर मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान 14वीं सालगिरह मनाई डॉक्टर साहबा 28 मई को अपने एटमी बॉम्ब की और पहली इस्लामी स्टेट होने की। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के बावजूद भी इस क्राइसिस में क्यों है? जी देखिए, एटमी हुकूमत जो है आपकी जो एक पावर है उसका एक आप कह सकते हैं उसका एक साइकोलॉजिकल उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। टेक्नोलॉजिकली हमने प्रूव किया है हम बम बना सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल उसका ये फ़ायदा है जो कि इंडिया ने अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर बना के, अगर आपको याद हो जब उन्होंने अपना धमाका किया था 1999 में भी, तो उन्होंने अगर आपको याद हो वो जो है उनका क्या नाम है एल के अडवाणी ने उन्होंने धमकी पाकिस्तान को दी। उन्होंने कहा अब पाकिस्तान अपने कश्मीर के इलाके को उसके बारे में सोचे और उसको संभाल के रखे, यानी कि थ्रेटन हमें कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द बॉम्ब। तो हमारा तो जो ये बॉम्ब बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था साइकोलॉजिकल वजह से कि इंडिया ये ना समझे कि पाकिस्तान हमारे नीचे अब तले आ गया है और हम एक हेजेमोनिक पावर के तौर पे हम पाकिस्तान को दबाएंगे। पहली तो बात यह है, तो इसलिए बहुत बड़ी बात है और यौम तकबीर को जरूर हमें मनाना चाहिए पर कोई तकरीब नहीं हुई और बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अब ये इसका एक बॉम्ब का जो प्रेजेंस है इसका एक साइकोलॉजिकल एक आपने एक माहौल क्रिएट कर दिया है। लेकिन पॉइंट ये है, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, उसके बेस पे आपने अपने आप को कमिटी ऑफ नेशंस में दूसरे मसले मसाइल में कैसे मनवाया है? आपने सिफर पर मनवाया है। आप सारा वक्त तो आप डरते रहते हैं कि जी हमारे इस जिस चीज को हमने बनाया अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मुल्क के लिए, सबसे ज्यादा तो आपको खौफ उस पर भी पड़ा है कि हर वक्त अमेरिका धमकी ये देती है कि जी हम आपके न्यूक्लियर पावर को या न्यूक्लियर उसको किसी वक्त भी हम वी कैन टेक इट आउट या हम उस पर अटैक हमला कर सकते हैं। तो बजाय टू being a source of strength for you, a continual source of strength, अब आप इस धमकी में आगे हैं कि जी हम इसको अटैक किसी वक्त कर सकते हैं। आप अपने न्यूक्लियर पावर को अब आप दिफा की तरफ चले गए हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज अ साइकोलॉजिकल ऑफेंसिव। अब प्रॉब्लम यह है कि आप न्यूक्लियर देखें, आप घास तो खा सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, लेकिन आप बॉम्ब के साथ आप अपने इक्तिसादी हालात तो बेहतर नहीं कर सकते अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना करें उस साइकोलॉजिकल एडवांटेज को। तो आपकी जो प्रॉब्लम इस वक्त है, जो होल प्रॉब्लम इज जी आपकी पॉलिटिकल खारजा प्रॉब्लम्स जो भी कुछ है, इट स्टेम्स फ्रॉम ए वीक इकोनॉमिक स्टेट और उस चीज को तो आप टैकल नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, शायद वक्त आ गया है कि हमें मुआशी कुव्वत बनने के लिए भी खास खाना पड़ने की जरूरत आ गई है और अब हमें ये तय कर लेना चाहिए कि एटमी पावर की तरह अब हमें मुआशी सुपर पावर भी बनना है। बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त इदारे की जानिब। आज का नवाए वक्त इदारिया है। कोयटा, कराची, पाराचनार और मुल्क के दूसरे इलाकों में शहरियों का कत्लेआम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा की हुकूमती रेट कायम करने के लिए भी बैरूनी इमदाद दरकार है। पाराचनार से पेशावर जाने वाले मुसाफिर कोच पर पीर के रोज लोयर कुर्रम के इलाके चारखेल में फायरिंग करके कोच के 4 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया, जबकि इस बेदरेग फायरिंग के नतीजे में 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। बताया गया है कि जांबाग को जख्मी होने वाले तमाम मुसाफिरों का एक मजहबी गिरोह से ताल्लुक है। पॉलिटिकल हुकाम के मुताबिक
कोच 20 मुसाफिरों को लेकर पारा चनार जा रही थी कि चार खेल में कार में सवार मुसल्लह अफराद ने उसका रास्ता रोक लिया। पहले इस कोच पर दस्ती बॉम्ब फेंका, फिर खुदकार हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कोच ड्राइवर आबिद हुसैन समेत 4 अफराद जांबाक जख्मी और जांबाक अफराद का ताल्लुक तूरी बंगश और हजारा कबाइल से। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमरा आवरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सिर्फ आखिरी लाइन्स हैं कि आईन पाकिस्तान में तो बिला इम्तियाज मुल्क के हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम की गई है और शहरियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आइन ही के तहत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी भी है, लेकिन हमारी रियासत ये जिम्मेदारी अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए, बहुत आम मौज़ूआत पर आज आपने गुफ्तगू फरमाई। और नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह शामिल करना चाहेंगे। कायद आज़म ने फरमाया था, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे मसाइल का यही एक हल है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत एक लाआइनी ख्वाब है और गैर मुमकिन बात है। मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुंबई, 27 मार्च 1947 को कायद का फरमान। यकीनन इस पर भी गौर कीजिएगा। हमारे लिए मिशल राह है। शाम रहमान के नवाब टुडे से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।